नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए एक बार फिर से अपने छोटे से प्यारे से खूबसूरत चैनल पर आप सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग इसके पहले वाला जो वीडियो लेक्चर है सॉरी बच्चों, इसके पहले वाला जो वीडियो लेक्चर है उसको देख करके आराम से खूब बढ़िया से नोट्स बना लिए होंगे, सीख लिए होंगे। अब स्टार्ट करते बेटा आगे का काम। आगे देखो, अगली हेडिंग आपका बेटा प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। ये नेक्स्ट हेडिंग आपका रहेगा बेटा ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम बेटा प्रकाशिक माध्यम। अब ध्यान से समझिएगा, आप पेन ले लीजिए, कापी ले लीजिए। आप जब भी मेरे साथ बैठा करिए बेटा पेन और कापी के साथ हमेशा बैठा करिए। ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? प्रकाशिक माध्यम। तो जिसमें प्रकाश की किरणें चलती हैं बेटा, जिसमें प्रकाश की किरणें चलती हैं, चलने का प्रयास करती हैं, उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अगर बात परिभाषा की किया जाए, परिभाषा, प्रकाशिक माध्यम की परिभाषा आप क्या लिखेंगे? वह माध्यम जिसमें, आप लिखिए बेटा मेरे साथ, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें चलती हैं अथवा चलने का प्रयास करती हैं, चलती हैं अथवा चलने का प्रयास करती हैं। क्या कहलाता है बेटा? प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। समझ में आ रहा सबको? कोई भी माध्यम बेटा जिसमें प्रकाश चल रहा हो या चलने का प्रयास कर रहा हो, उसे आप क्या कहोगे? प्रकाशिक माध्यम कहेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब चलने के आधार पर प्रकाश माध्यम में, प्रकाश के चलने के आधार पर माध्यम को तीन भागों में बेटा बांट दिया गया। पहला क्या है? पारदर्शी, बोर्ड पे पहले से लिखा मैंने। दूसरा पारभाषक, तीसरा बेटा अपारदर्शी। तो पारदर्शी माध्यम किसे कहेंगे? जिसमें प्रकाश बेटा बहुत आसानी से इस पार से उस पार चला जाए। सुनना ध्यान से, जिसमें प्रकाश बहुत आसानी से बेटा इस पार से उस पार चला जाए, उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। परिभाषा आप लोग लिख लिए होंगे। इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ मुझे एग्जाम्पल लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा। तो एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के इस पार से उस पार चला जाए, उसे आप क्या कहोगे बेटा? पारदर्शी माध्यम कहेंगे। जैसे हवा बेटा, जैसे क्या है? हवा है, जल है, कांच है, निर्वात। निर्वात क्या होता है बेटा? वैक्यूम, जहाँ पर एयर ही ना हो, या ये भी एक माध्यम बेटा। निर्वात आप समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निर्वात। यह शब्द टर्मिनोलॉजी आप जान लीजिए। निर्वात का मतलब जहाँ पर एयर ना हो, जहाँ पे कुछ भी ना हो बेटा, उससे क्या कहेंगे? निर्वात कहेंगे। तो निर्वात भी एक क्या है? माध्यम बेटा। तो हवा हो गया, जल हो गया, कांच हो गया, निर्वात, इसमें बहुत आसानी से बेटा लाइट क्या होती है? इस पार से उस पार ट्रेवल कर जाती है, इसलिए इसको पारदर्शी माध्यम कहते हैं। इसको आप प्रैक्टिकली समझ भी सकते हैं बेटा। ये सब चीज़ों को बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। वैसे जैसे जिस रूम में आप बैठे हो वहाँ पे क्या है? हवा है। जिस रूम में आप बैठे हो वहाँ पे क्या है बच्चों? हवा है। तो हवा है, आप बल्ब जलाए हो, ट्यूबलाइट जलाए हो, या सन की लाइट आपके पास तक पहुँच रही है, तो हवा के माध्यम, हवा से गुजरते हुए तो आपके पास तक पहुंच रही है। तो सन की लाइट को हवा में पार होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो बहुत इजीली चली आ रही है। तो ये कैसा माध्यम हो गया? पारदर्शी। आप कहीं देखिए दरवाजे में कांच लगा होता है, या गाड़ी में कभी आप बैठे हो, ज़रूर बैठे होंगे बेटा गाड़ी में, तो खिड़की में कांच लगा होता है। कहीं आप मॉल में जाते हो तो वहाँ गेट पे दरवाज़ा लगा होता है। बहुत जगह बेटा पारदर्शी कांच लगे हुए होते हैं। तो उसमें आप इस पार से देखते हो, उस पार पूरी तरीके से दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? यस बच्चों, दिखता है। तो इसका मतलब वो सब क्या है बेटा? पारदर्शी है। जल है, अगर साफ पानी है बेटा, साफ पानी है, आप बाल्टी में भर के रख दीजिए या किसी भी बर्तन में भर के रख दीजिए, ऊपर से आप देखेंगे तो पूरा नीचे की उसकी तली दिखती है। इसका मतलब नीचे से प्रकाश हमारी आंखों तक आ रहा है, तभी तो नीचे की तली हमको दिख रहा है बेटा। तभी तो नीचे की तली दिख रहा है। जब नीचे से प्रकाश आएगा भाई तभी तो दिखेगा। ओके, समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये सब कुछ क्या है? पारदर्शी माध्यम है। तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश बहुत आसानी से चल सकता है, इस पार से उस पार गमन कर सकता है बेटा, वो पारदर्शी माध्यम होता है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। पारभाषक, दिस इज इम्पॉर्टेंट बेटा। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही, क्या बच्चों? केवल पार्शियली
केवल आंशिक भाग ही इस पार से उस पार जा पाता है, संपूर्ण भाग नहीं जा पाता है, उसे कहा जाता है पारभासक। उसे क्या कहा जाता है बेटा? पारभासक, ट्रांसलूसेंट मीडियम कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण बेटा, ट्रांसलूसेंट के कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं? ट्रांसलूसेंट के उदाहरण जैसे बेटा पेपर, जैसे आप जिस पेपर पर आप लिख रहे हो उसको अगर बल्ब के सामने आप ऐसे रखेंगे तो उस पार लिखे हुए लेटर इस पार दिखते हैं। कभी प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया बेटा? अभी तुरंत करिएगा, आप वीडियो को रोक करके आप ये एक्सपेरिमेंट करिए। आप जिस रफ पर लिखे हैं उस रफ को आप फाड़ लीजिए एक पेज और आप बल्ब के सामने उसको आप ऐसे रखिए। जब आप बल्ब के सामने रखेंगे तो क्या होगा पता है? आप दूसरे साइड में जो लेटर लिखे हैं उल्टा आपको इस साइड में दिखेगा, लेकिन आप दूसरी तरफ खड़ा हुए व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा। जैसे कांच है, कांच में आपने देखा क्या, कांच क्या पारदर्शी है, कांच में इस पार से खड़ा हुए व्यक्ति उस पार से देखने पे दिखता है, लेकिन अगर बीच में कागज़ है तो उस पार से खड़ा हुए व्यक्ति इस पार से आपको नहीं दिखेगा। लेकिन उस कागज़ पर लिखा हुआ लेटर जो पीछे की साइड में लिखा हुआ है बेटा, वो हल्का हल्का इस साइड में भी दिखता है। इसका मतलब प्रकाश तो आ रहा है, कागज़ के उस साइड से प्रकाश इस साइड आ रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं आ रहा, केवल आंशिक रूप से आ रहा है। केवल कुछ भाग बेटा 10 से 15% प्रकाश का भाग इस पार से उस पार तक आ रहा है, बाकी रुक जा रहा है। ऐसे मीडियम को हम क्या कहते हैं? पारभासक। परिभाषा अगर लिखना तो आप कैसे लिखेंगे? ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का केवल आंशिक भाग बेटा, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही इस पार से उस पार निकल पाता है, वो क्या कहलाता है? पारभासक। इसके और सर कुछ उदाहरण दीजिए। बिल्कुल बेटा, बहुत सारे उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। जैसे गंदा जल है, गंगा जल नहीं भाई, गंदा जल। गंदा जल मतलब जिसमें कुछ मिट्टी उट्टी है, मटमैला पानी है, उसमें देखो, उसमें भी अगर बाल्टी में पानी आप गंदा जल भर देंगे तो क्या होगा? बाल्टी की तली दिखेगी, लेकिन उतना साफ नहीं दिखेगी जितना साफ पानी भरने पर आपको दिखता है। क्लियर? और पेपर हो गया, गंदा जल हो गया। घिसा कांच, घिसा हुआ कांच। कोई कांच है बेटा, कोई पारदर्शी कांच है, उसको आप घिस दो, क्या कर दो? घिस दो। अब उसके बाद देखो तो आपको साफ नहीं दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा आपको बेटा धुंधला दिखाई देगा। इसका मतलब प्रकाश का केवल कुछ ही भाग इस पार से उस पार चल पा रहा है, इसलिए ये घिसा हुआ कांच क्या हो जाता है? पारभासक हो जाता है। ओके। और क्या बेटा? आयल हो जाता है, तेल। आयल हो गया, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, ये भी क्या होते हैं बेटा? पारभासक होते हैं। इसमें भी लाइट इस पार से उस पार थोड़ा थोड़ा जा पाती है। उम्मीद करते हैं बेटा ये सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, यस सर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। ओके बेटा, अब आगे चले, आगे चल सकते हैं। ये बेटा आगे चल रहे हैं। अपारदर्शी, अपारदर्शी ओपेक मीडियम बेटा, नाम से ही क्लियर है, अपारदर्शी, जिसको प्रकाश पार ना कर सके। एक ऐसा माध्यम जिसको प्रकाश पार ना कर सके, उसी को हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी बेटा। तो लिख लीजिए परिभाषा, वह माध्यम जिसमें प्रकाश का कोई भी भाग इस पार से उस पार नहीं जा सकता है, वो अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का कोई भी भाग इस पार से उस पार नहीं जा सकता है, अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। जैसे बेटा मिट्टी है, मिट्टी को क्या प्रकाश पार कर सकता है? नहीं बच्चों। लकड़ी है, इसको पार कर सकता है? नहीं बच्चों। धातुएं हैं, इसको पार कर सकता है? नहीं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो अपारदर्शी माध्यम का कार्य करती हैं। तो बेटा इस तरीके से संपूर्ण जितने भी आपके आसपास चीज़ें दिख रही हैं उसको 3 भागों में हमने कैटेगराइज कर दिया, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम और ओपेक मीडियम, जिसमें लाइट आसानी से बेटा ट्रेवल कर जाए, इस पार से उस पार दिख जाए। सिंपल सा समझिए आप, अगर इस पार से उस पार दिख रहा है तो उसे ट्रांसपेरेंट कहेंगे, पारदर्शी माध्यम कहेंगे। अगर धुंधला धुंधला दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है, तो समझना वो पारभासक मीडियम है, जिसको ट्रांसलूसेंट कहते हो आप। जिसमें बिल्कुल दिखे ही ना, जैसे दीवार है, लकड़ी है, मिट्टी है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखेगा इस पार से उस पार, तब उसको आप कौन सा मीडियम कहेंगे बेटा? अपारदर्शी मीडियम कहेंगे। इतना सबको समझ में आया?
ओके बेटा, एक छोटी सी बात और आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं प्रकाश स्रोत के बारे में बेटा। प्रकाश स्रोत, आप हेडिंग लिख लीजिए प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है प्राकृतिक, क्या होता है बेटा, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और एक होता है कृत्रिम प्रकाश स्रोत। बस इसको ऐसे ही लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का मतलब जहाँ से बेटा प्रकाश चलता है, जहाँ से प्रकाश हमको मिलता है उसे कहते हैं प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्राकृतिक में प्रकाश स्रोत क्या है, जैसे सूर्य है बेटा, सूर्य से हमें प्रकाश खुद मिलता है, वो हम नहीं बनाए हैं। तारे हैं, स्टार्स, ये इनका खुद का प्रकाश होता है बेटा, नेचुरल, प्रकृति के द्वारा जो है ये प्रकाश बेटा हमारे पास पहुंच रहा है, इसलिए इसको हम प्राकृतिक प्रकाश कहते हैं। ये प्राकृतिक स्रोत है बेटा, प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश के। कृत्रिम जिसको इंसानों ने बनाया है, जैसे विद्युत बल्ब हो गया बेटा, क्या हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती आदि, ये सब जो चीज़ें होते हैं बेटा वो सब क्या होते हैं, कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार का हो गया बेटा, पहला क्या है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा क्या है कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब जो नेचर के द्वारा हमें मिला है, और कृत्रिम का मतलब क्या बेटा, कृत्रिम का मतलब क्या बोलिए आप लोग, जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है वो क्या कहलाता है, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। आप वीडियो को बेटा पास करिए और इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला टॉपिक लेते हैं बेटा। ओके बेटा, अब इसको आप मिटा सकते हैं, चलो इतना मिटा दे रहे हैं बेटा, वीडियो को आप रोक करके पूरा नोट कर लीजिएगा। अगली हेडिंग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा, आप अच्छे से मेहनत करिए, नोट्स बनाइए, रोज़ तैयारी करिए। जो चीज़ें आपको समझ ना आ रहा हो वो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसको फिर से पढ़ाइए, इसको फिर से समझाइए। कुछ बच्चे कह रहे थे सर न्यूमेरिकल बताएंगे कि नहीं बताएंगे, बिल्कुल बेटा न्यूमेरिकल भी बताएंगे, एकदम सीरियल से पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरी फिजिक्स हम पढ़ाएंगे, पूरा केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, पूरा बायोलॉजी पढ़ाएंगे, मतलब पूरा साइंस का कंटेंट हम आपको देने वाले हैं। तो आप सिर्फ मेहनत से बेटा पढ़ते रहिए, सारे वीडियो लेक्चर को एंजॉय करिए और नोट्स बना करके चीज़ों को याद करते रहिए। नेक्स्ट हेडिंग बेटा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या बेटा प्रकाश का परावर्तन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या कहे बेटा, क्या हो सकता है, ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है न्यूमेरिकल आ जाए, हो सकता है परिभाषा ही आपसे पूछ ले, कुछ ना कुछ ज़रूर बेटा आपसे पूछा जाएगा। समझ में आ रही बातें, इसलिए बहुत सीरियसली इसको समझिए। परावर्तन का मतलब होता है बेटा टकरा करके वापस लौटना। आप समझिए ध्यान से, पहले इसको आप दिमाग में इस कंसेप्ट को बिल्ड करिए, सीधे रटने की ज़रूरत नहीं है। परावर्तन माने क्या होता है, किसी भी वस्तु का टकरा करके वापस आना परावर्तन कहलाता है। अगर बेटा प्रकाश का परावर्तन है तो प्रकाश कहीं गया होगा और टकराया होगा, टकरा करके वापस आया होगा, तो वो प्रकाश का परावर्तन हो गया। जैसे कोई बाल है बेटा, कोई बाल है, उसको हमने दीवार पे हिट किया तो दीवार से टकरा करके वापस आ रही है, तो वो बाल का परावर्तन हो गया। ओके, अगर मैं बोल रहा हूँ, मेरी साउंड जो है कहीं जा करके टकरा रही है, तो मेरी साउंड का वो रिफ्लेक्शन हो गया बेटा, हमारी आवाज़ का परावर्तन हो गया। उसी तरीके से प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल करके जब बेटा मीडियम में ट्रेवल करता है तो कहीं जा करके टकराता है, टकरा करके वापस लौटता है, वापस उसी माध्यम में लौटता है, तो ये घटना बेटा प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो परावर्तन का सिंपल मीनिंग क्या होता है बेटा, परावर्तन का सिंपल मीनिंग होता है वापस लौटना। अगर प्रकाश है तो प्रकाश का वापस लौटना। तो बस सिंपल सी बात बेटा आपको याद हो गया होगा। तो इसको लिख दे रहे हैं, परिभाषा आप लिखिए हमारे साथ। प्रकाश का किसी सतह से, वो सतह चाहे जैसी हो बेटा, चाहे चिकनी हो चाहे खुरदरी हो, प्रकाश का किसी सतह से
टकरा कर वापस आना, प्रकाश का किसी सतह से टकरा करके वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यहाँ एक चीज़ और आपको ध्यान से समझना है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस टकराकर, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आना, उसी माध्यम में वापस आना, टकराकर उसी माध्यम में वापस आना, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई बेटा। तो यहाँ जो नोट करने वाली बात ये है बेटा, इसको आप ध्यान से नोटिस करिएगा, इसको नोट करिएगा। परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता। परावर्तन में क्या नहीं बदलता बेटा? माध्यम नहीं बदलता। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा। जैसे ये कोई सतह है बेटा, ये कोई सतह है, लाइट ऐसे गई, यहाँ टकराई, टकराने के बाद वापस आ गई, तो जिस मीडियम में लाइट चल रही है उसी मीडियम में इसे वापस आना है, तभी ये परावर्तन होगा। मान लीजिए टकराई, टकराने के बाद मीडियम ही अपना चेंज कर लिया, ये उस पार चली गई, तब वो परावर्तन नहीं, तब वो बेटा अपवर्तन हो जाएगा, जो कि अगले चैप्टर में उसको हम लोग कवर करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? तो परिभाषा क्या है? प्रकाश का किसी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। याद हो रही बातें बेटा? प्रकाश का किसी भी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्लियर? चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से बेटा कुछ चीज़ों को समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर परावर्तन बेटा चाहे चिकनी सतह से हो चाहे खुरदरी सतह से, परावर्तन हर जगह होता है बेटा, हर जगह परावर्तन होता है। समझ में आया? तो परावर्तन के लिए एक हम डायग्राम बना रहे हैं, उसको आप ध्यान से समझिएगा। जैसे ये कोई बेटा पृष्ठ है, तो इसके पृष्ठ पर यहाँ देखिए, अभी हम आपको पढ़ाएंगे बेटा दर्पण। दर्पण क्या होता है और दर्पण किसे कहते हैं, अभी इसको हम पढ़ाएंगे बेटा। तो थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लीजिए, अभी दर्पण का कंसेप्ट नहीं है, बस ये समझ लीजिए ये कोई परावर्तक पृष्ठ है बेटा। परावर्तक क्या है? पृष्ठ है। इसको ऐसे बना दिया गया, मतलब जब लाइट यहाँ आके टकराएगी तो इस पार नहीं निकल पाएगी, टकराने के बाद वापस जाएगी बेटा। और बाकी ये कुछ नहीं, अभी परावर्तक पृष्ठ है। वैसे जो बच्चे थोड़ा बहुत जानते हैं बेटा, ये दर्पण बनाया गया है, ये समतल दर्पण है बेटा। क्या है? समतल दर्पण है। अभी जो लोग नहीं जानते बिल्कुल परेशान ना हो, ये समझिए कि ये एक परावर्तक पृष्ठ है। ये चाहे प्लेन हो सकता है चाहे खुरदरा हो सकता है, जैसे ये दीवार भी हो सकती है, ये आपकी बुक भी हो सकता है और ये दर्पण भी हो सकता है बेटा, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही बातें? ये जो मैंने पृष्ठ लिया है ये कुछ भी हो सकता है, ये बुक हो सकता है, दीवार हो सकती है, दर्पण हो सकता है, कांच, मतलब कुछ भी हो सकता है बेटा। बस ये परावर्तक पृष्ठ है, मतलब यहाँ लाइट आके टकराएगी, टकरा करके वापस जाएगी। तो प्रकाश को बनाने के लिए बेटा हम लोग किरण का यूज करते हैं। ये देखिए कोई लाइट ऐसे आई, यहाँ टकराई, टकराने के बाद बेटा वापस उसी मीडियम में वापस गई, यही घटना कहलाती है बेटा परावर्तन। तो प्रकाश का किसी सतह से टकरा करके वापस जाना बेटा, ध्यान से समझना, प्रकाश का किसी सतह से टकरा करके वापस जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। द बैक बाउंसिंग ऑफ लाइट, द बैक बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। प्रकाश आया, किसी सतह पर पड़ा और पड़ने के बाद टकराया, टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चला गया, इसी को क्या कहा जाता है बेटा? परावर्तन। क्लियर हो रही बातें? ओके बेटा। ये जो किरण आ रही है, प्रकाश की जो लाइट आ रही है, इसका एक नाम लोगों ने रखा है बेटा, जिसका नाम है आपतित किरण। क्या नाम है बेटा? आपतित किरण। नाम आप लिखिए और इसको याद करिएगा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अभी तो बहुत कुछ सीखना बेटा परावर्तन में, 1 बाय 1 हम सारी चीज़ों को सिखा रहे हैं आपको। ये जो किरण आने वाली है ना बेटा, आके यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पर, इसको कहते हैं आपतित किरण। और जिस बिंदु पर आके टकरा रही है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। उसे क्या कहते हैं बेटा? आपतन बिंदु। एक एक चीज बेटा आप समझते रहिएगा। इंसिडेंट पॉइंट, इसे क्या कहेंगे बेटा? इंसिडेंट पॉइंट। ओके।
और ये आके टकराने के बाद जब वापस जा रही है तो वापस जाने वाली जो लाइट है उसका नाम बेटा बदल गया, इसका नाम हो गया परावर्तित किरण। क्या नाम हो गया? परावर्तित किरण। क्लियर है सबको? ये हो गया बेटा परावर्तित। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेफ्लेक्टेड, रेफ्लेक्टेड रे। क्या कहा जाता है बेटा? रेफ्लेक्टेड रे। और ये जो आपका जिस सरफेस से ये टकराई है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, इसको रेफ्लेक्टर कहते हैं बेटा, रेफ्लेक्टर या रेफ्लेक्टिंग सरफेस के नाम से जानते हैं। हर एक चीज़ को बेटा, हर एक बारीकी को, हर एक चीज़ को बेटा बहुत अच्छे से समझिएगा। तो ये परावर्तक पृष्ठ है जिसको रिफ्लेक्टर बोला जाता है। कोई लाइट ऐसे आ रही है इस डायरेक्शन में और यहाँ पे टकराई बेटा, टकराने के बाद वापस चली गई। जो लाइट आ रही है उसे आपतित किरण कहेंगे, जिस बिंदु पे टकरा रही है आपतन बिंदु कहेंगे, और टकराने के बाद जो वापस जा रही है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं बेटा। क्या इतनी बातें सबको समझ में आया? अगर यहाँ तक बेटा समझ में आया हो तो हम आगे चले बेटा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हुई। आगे चल सकते हैं बेटा? ओके बेटा, आप वीडियो को पास करके इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छे से फेयर बना लीजिए। अब इसको हम मिटाते हैं। ओके बच्चों, तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। तो ये आप ध्यान में रखिएगा बेटा, परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। परावर्तन में कभी माध्यम नहीं बदलता है, कभी आप गलती से माध्यम ना बदल दीजिएगा। अगर माध्यम बदल गया तो वो परावर्तन नहीं, तब क्या हो जाएगा? अपवर्तन, जो कि अभी आगे हम पढ़ेंगे। अगली हेडिंग बेटा आपकी रहेगी परावर्तन के नियम बेटा। नेक्स्ट हेडिंग है परावर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा, परावर्तन के नियम। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके बोर्ड में एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे अगर आप तैयारी करना चाहते हो मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, वहाँ के लिए भी तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। तो हर चीज़ ज़रूरी है, हर छोटी छोटी बात पर बेटा आपको फोकस करते रहना है। क्लियर हो रही बातें? ओके। परावर्तन के बेटा दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम। पहला नियम ये है, पहला नियम क्या है बेटा? ये मान लीजिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपकी। क्या है बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये आपतित किरण है, इसको क्या कहा जाता है? आपतित किरण। और ये बेटा आपतन बिंदु है, और ये नॉर्मल है बेटा, अभिलंब। ये क्या आपका? अभिलंब। और ये वाली किरण जो है इसको कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहा जाता है बेटा? परावर्तित किरण। इसमें तीन बातें हैं, देखिए एक बार फिर से हम लिख दे रहे हैं। आपतित किरण, इसको क्या कहें बेटा? परावर्तित किरण। और ये आपका बेटा अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ के साथ जो 90 डिग्री का कोण बनाता है बेटा उसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब के बारे में दो बातें आप जानो जल्दी से। अभिलंब क्या होता है बेटा? बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, नॉर्मल नहीं बना पाते हैं। अगर आप नॉर्मल नहीं बना पाए तो फिर आप जो है कुछ बेटा इसमें आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अभी आगे जैसे जैसे आप चलेंगे ना वैसे वैसे और भी प्रॉब्लम आपके लिए होने वाली हैं। तो नॉर्मल बेटा आपको बनाना आना चाहिए। नॉर्मल क्या होता है? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, परावर्तक पृष्ठ पर लंब रेखा। परावर्तक पृष्ठ पर क्या होती है बेटा? लंब रेखा। परावर्तक पृष्ठ पर लंब रेखा नॉर्मल कहलाती है। ये पहली इसकी पहचान है बेटा, ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगी। दूसरा, ये सदैव आपतित, लिखते रहिएगा हमारे साथ। ये सदैव, यहाँ बोर्ड दिख रहा है बेटा? ओके। ये सदैव आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में बनाया जाता है।
बनाया जाता है। तो नॉर्मल बेटा हमेशा आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में होता है। देखो ये आपतित किरण है और ये परावर्तित, नॉर्मल इसके बीच में होगा। किसी का नॉर्मल इधर से ना जाने लगे बेटा कि दोनों तरफ नॉर्मल के एक ही तरफ जो है आपतित और परावर्तित आप दिखा दो। नॉर्मल होगा उसके एक तरफ बेटा आपतित होगा तो दूसरे तरफ परावर्तित किरण होगी, हमेशा बीच में होगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है बेटा नॉर्मल को लेकर के वो क्या है बेटा, अभिलंब सदैव, अभिलंब क्या बेटा, अभिलंब सदैव आपतन बिंदु पर, अभिलंब सदैव आपतन बिंदु पर खींचा जाता है। ये तीन बातें बेटा आपको नॉर्मल के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर कट पता होना चाहिए। पहली बात तो ये हमेशा परावर्तक पृष्ठ पर बेटा लंब रहेगा, जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये 90 डिग्री पर रहेगा और ये हमेशा बीच में रहेगा, मतलब एक साइड में इसके लेफ्ट साइड में आपतित किरण रहेगी तो राइट साइड में परावर्तित किरण रहेगी। और हमेशा अविलंब उस पॉइंट पर रहेगा जहाँ पे किरणें आके टकरा रही हैं, मतलब पॉइंट आप इंसिडेंट बेटा जो आपतन बिंदु है उसी पर अविलंब खींचा जाएगा। ऐसा नहीं कि अविलंब कहीं और भी बना दो, यहाँ पे आके किरण टकरा रही है आप यहाँ बना दो यहाँ बना दो, ऐसा नहीं है। ये तीन बातें बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू नॉर्मल, ये आपको याद होना चाहिए। अब पहला नियम क्या है बेटा, द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला नियम ये कहता है आपतित किरण बेटा, लिखिए मेरे साथ, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं बेटा, एक ही तल में होते हैं। इसका क्या मतलब बेटा, बहुत आराम से समझिए बेटा, बहुत इत्मीनान से समझिए इसका मतलब क्या होता है बेटा। तीनों एक ही तल में होने का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से आप समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ पेन है बेटा, हम आपको इस पेन के उदाहरण समझाते हैं। जैसे देखो ये इस तरीके की बेटा कंडीशन है, आप इन पेनों के माध्यम से आप समझिए। ये बेटा मान लीजिए आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये बीच में क्या बेटा नॉर्मल है। और बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा, थोड़ा सा विजुलाइजेशन है, थोड़ा सा इमेजिनेशन आप समझिएगा। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है और यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पर अविलंब खींचा हुआ है। ये तीनों एक ही तल में होने का मतलब ये हो गया ना बेटा। अगर हम यहाँ अपना हाथ रखें तो ये तीनों रेखाएं हमें हमारे हाथ को टच करते हुए होना चाहिए, तब हम इसे कहेंगे एक प्लेन में है। बात आपको समझ में आ रहा है बेटा। ये तीन रेखाएं अगर आप मान लो इसको, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये क्या बेटा अविलंब, ये तीनों अगर बेटा एक रेखा आप मान लो तो ये तीनों एक तल में होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम अपना हाथ ऐसे रखें तो तीनों हमारे हाथ को टच करते हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये दोनों टच कर रहे हैं, ये इधर निकल के इधर भाग रही हो, इधर भाग रही हो। ये आपतित किरण, ये अभिलंब है, ये इधर को नहीं जाएगी बेटा, ये हमेशा इसी प्लेन में निकलेगी। समझ में आ रहा है सबको बातें? ऐसा नहीं इधर भाग जाए, ऐसा नहीं इधर आ जाए, तो ये हमेशा इसी प्लेन में रहेगा। तो ये हो गया पहला पॉइंट, समझ में आया होगा बेटा। इसको आपने नोट कर लिया होगा। दूसरा नियम देखो बेटा, दूसरा नियम इम्पॉर्टेंट है। आपतन कोण क्या होता है, पहले आप नाम आप सीख लीजिए बेटा। आपतन, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल क्या होता है बेटा? आपतन कोण होता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण क्या बेटा? आपतन कोण आई से लिखा जाता है और परावर्तन कोण
इसको किससे लिखा जाता है, आर से लिखा जाता है। दूसरा नियम ये कहता है परावर्तन की घटना में बेटा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है बेटा। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये सेकंड रूल है बेटा। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो नियम हो गए परावर्तन के। तो पहला नियम क्या बेटा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम ये हो गया आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया। चलिए एक छोटा सा सवाल हम आपको देते हैं। नोट हो गया बेटा, वीडियो पास करिए, इसको नोट करिए जल्दी से। ओके, मिटा रहे हैं। इसी पर बेटा एक छोटा सा सवाल हम आपको बता रहे हैं, देखिए इसी से रिलेटेड है ये सवाल, परावर्तन के नियम से ही। देखिए मान लीजिए ये परावर्तक पृष्ठ है, कुछ इस तरीके से दिया बेटा। एक लाइट ऐसे आ रही है, इसके साथ 30 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक। इसके बाद ये लाइट ऐसे चली जा रही है। आपसे पूछा गया बेटा कोण आई कितना होगा और कोण आर कितना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एंड आर। तो इसको आपको बेटा सवाल को हल करना है। सिर्फ आपको ये दिया गया है, ये एंगल 30 डिग्री है, आई और आर का मान ज्ञात करना है बेटा। समझ में आ रहा सबको? क्या ये सवाल आप कर सकते हैं? अगर ये सवाल आप कर सकते हो बेटा वीडियो को पास करिएगा, और वीडियो को पास करके पहले सवाल खुद करिएगा, और अगर सवाल ना आए तो आप फिर वीडियो को आगे चला करके देखिएगा। हमने जिस तरीके से सॉल्व किया बेटा उसको आप फॉलो करिएगा और देखिएगा। अगर आ जाए तो खुद को थैंक यू बोलिएगा कि हाँ मुझे समझ में आ रही फिजिक्स। ओके बेटा, चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये कैसे ये सॉल्व होगा बेटा। तो कुछ भी करने से पहले सबसे पहले तो बेटा आपको नॉर्मल खींचना होगा। नॉर्मल क्या होता है अभी अभी मैंने बताया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 90 डिग्री बनाने वाली रेखा होती है। ये हो गया बेटा नॉर्मल। तो ये टोटल एंगल होता है बेटा 90 डिग्री। अच्छा, आई क्या होता है बेटा, आई किसके किसके बीच का कोण है, आपतित किरण, ध्यान से समझिए बेटा, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है, आई। तो यहाँ पर ये बेटा आपका आई है। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा कितना बच्चों 90 डिग्री है, और ये कितना दिया है 30। तो ये कितना होगा आई, आई बराबर जो होगा वो कितना होगा बेटा, अब आप समझ गए होंगे। टोटल कितना है 90, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना बेटा 90, 90 में से कितना घटा देना है 30, 90 में से 30 घटा देंगे कितना आएगा बेटा 60 डिग्री। आई की वैल्यू कितना आ गई 60 डिग्री आ गई। बोला यहाँ तक समझ में आया? फिर से आप देखो बेटा, फिर से आप देखो, जैसे ही आपने बेटा नॉर्मल खींचा, जैसे ही आपने नॉर्मल खींचा वैसे ये नॉर्मल इस पृष्ठ के साथ कितना एंगल पे है 90 डिग्री पर। अब इसमें ये इतना अकेले 30 है, तो बाकी जो बचा वही तो आई है। तो बचा कितना 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 बराबर कितना 60। अब परावर्तन के नियम से हम जानते हैं, चूंकि परावर्तन के नियम से बेटा, परावर्तन के नियम से एंगल आई बराबर कितना, एंगल आर, और एंगल आई कितना आया 60 डिग्री। इस तरीके से बेटा आई और आर दोनों कितने कितने होंगे 60 डिग्री होंगे। तो आप वीडियो बेटा पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। ओके, आज इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही बेटा, मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। यदि बेटा आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि हमें फ़ायदा हो रहा है इस यूट्यूब चैनल से, आप कंटिन्यू बेटा रेगुलर वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेटा जोड़ने का प्रयास करिए, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए। जो भी बच्चे कोचिंग में नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी भी वजह से, दूरी की वजह से या पैसे की वजह से, किसी भी प्रकार से वो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं बेटा, ऐसे बच्चों के लिए यूट्यूब चैनल पर फ्री में कोचिंग पढ़ाई जा रही है। आप उन बच्चों को बेटा जरूर वीडियो शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।